दोस्तों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का सैद्धांतिक पेपर दूसरा पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यहाँ के कुछ टॉपिक को हम आज देखेंगे जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अतिरिक्त सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से भी संबंधित इसमें जितने भी पॉइंट मिलते हैं हमने उस पर फोकस किया है और उसी के अनुसार हम इस नोट्स को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि दिए गए नोट्स आपको इसके टॉपिक पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा और हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आइए देखते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। जो सबसे पहला टॉपिक इसमें पूछा जाता है वह आपके फर्स्ट यूनिट से ही है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है। आपका पहला यूनिट शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम सार्वभौमिकरण को समझ लेंगे तो उसमें शैक्षिक गतिविधियों को लागू कर देंगे तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सार्वभौमिकरण, या इसी को बोलते हैं सार्वजनिकरण, या इसी को बोलते हैं सर्वव्यापीकरण। अर्थात सार्वजनिकरण के अर्थ को यदि हम समझें तो सार्वभौमिकरण मीन्स होता है पूरी भूमि पर प्रस्तावित या जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है सभी क्षेत्रों तक प्रस्तावित हो, या दूसरे शब्दों में सभी जनों तक या सब जनों तक पहुंचाने से है, या सब में व्याप्त करना। ये क्लियर हुआ। सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण या सर्वव्यापीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका मूलभूत अर्थ है शिक्षा के अंतर्गत वह है प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बालक एवं बालिका तक पहुंचाना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे। यदि पूछता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है तो आप इस लाइन को लिखिएगा। दूसरी चीज़ें, सार्वभौमिकरण को दूसरे शब्दों में यदि समझेंगे तो 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों को जाति, प्रजाति, रंग, धर्म व लिंग संबंधी भिन्नताओं का ध्यान किए बिना शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। देखिए, जो पूर्व में शिक्षा प्रणालियाँ प्रचलित थी वह सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था, ऐसा कुछ प्रावधान था। लेकिन जब शिक्षा में सार्वभौमिकरण शब्द को जोड़ दिया गया तो सार्वभौमिकरण किया गया और सभी तक समस्त शैक्षिक सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया। आइए अगला देखते हैं। सार्वभौमिकरण की कुछ समस्याएं हैं। ये जो सार्वभौमिकरण की संकल्पना है यह पूर्ण क्यों नहीं हो पाती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बन जाता है आपका प्रश्न कि सार्वभौमिकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। आपके सामने 4 बिंदुओं में उतना ही पढ़ेंगे जितने से हम अपनी परीक्षा को बीट कर सकें। हमें निरर्थक चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्ञान जो है वो बहुत व्यापक होता है, लेकिन हमें अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उस तरह की तैयारी करना है जिससे कि कम समय में हम अपने परीक्षा को पास कर सकें, अच्छे नंबर से पास कर सकें। तो सार्वभौमिकरण की जो समस्याएं हैं, पहली समस्या है शैक्षिक सुविधाओं की कमी होना। जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने समस्त राज्यों के सहयोग से जितना भी प्रयास किया है शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने में वह बहुत अधिक है और आज भी प्रयासरत है सरकार। तो उन सुविधाओं की कमी में सार्वभौमिकरण की जो संकल्पना है वह पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरा है समग्र नामांकन की समस्या। आज भी देखते हैं, समग्र का तात्पर्य है संपूर्ण से। तो आज भी देखते हैं गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बालकों को विद्यालय में भेजने से इतराते हैं, वो भेजना नहीं चाहते हैं। तो जब नामांकन ही नहीं होगा तो शिक्षा व्यवस्था या हमारा जो लक्ष्य है वह प्राप्त होने में भी समस्या आती है। सर्वव्यापी सार्वभौमिक रुकावट की समस्या, मतलब सार्वभौमिक रुकावट
जो हर जगह व्याप्त है, जिस तरह का विकास हम करना चाहते हैं उसे भी करने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वह आपके तीसरे पॉइंट में होगा। चौथा पॉइंट है सर्वव्यापी अपव्यय व अवरोधन की समस्या। इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे, एक है अपव्यय और दूसरा है अवरोधन। सर्वव्यापी अपव्यय और अवरोधन की समस्या। दोस्तों यहाँ से प्रायः जितनी बार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आया है, वह चाहे शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन क्या है ये पूछता है, अथवा एक को पूछ लेता है कि अपव्यय से क्या तात्पर्य है या अवरोधन से क्या तात्पर्य है। तो हम इस पॉइंट को देखेंगे। वह शिक्षा में अपव्यय से क्या तात्पर्य है। प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय को छोड़ देना। अपव्यय का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो फिजूल खर्च बोला जाता है या फालतू का खर्च। जैसे एक बालक संपूर्ण व्यवस्थाएं कराने के बाद वह एक सत्र पूरा पढ़े बिना वह बीच से छोड़ दे, वह चाहे जिस भी प्रकार की समस्या हो, वो बालक से संबंधी हो, विद्यालय के प्रबंधन से संबंधी हो, या जो भी समस्याएं हों, उसे उन समस्याओं के कारण बीच से ही विद्यालय को छोड़ दिया, तो यह शैक्षिक अपव्यय या शिक्षा में अपव्यय कहलाता है। और अवरोधन को देखेंगे तो अवरोधन से तात्पर्य बच्चे का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रोके रहना। तो एक ही कक्षा में नहीं रोकना है, उन्हें प्रगति देना है, तब ये अवरोधन नहीं होगा। नहीं तो जब एक ही क्लास में 1 वर्ष से या एक शैक्षिक सत्र से अधिक रोकेंगे तो वह शिक्षा में अवरोधन कहलाता है।